जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। देखिए, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज की डेट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ है 26 जनवरी 1950 से। इसके पहले हम जानते हैं कि 1947 के पहले, फ्रीडम से पहले, हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। और उससे भी पहले अगर हम बात करें तो जो कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जब जब उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स किए गए। अब देखिए, हमें ये लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे आज की डेट में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके कहीं ना कहीं रूट्स जो हैं वो इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म से लिए गए हैं। मतलब उनके जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से समझने के लिए हमें ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कौन से किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमें देखना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये कौन से एक्ट में था। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो आज की डेट में हमारा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था। बिकॉज आज जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बनाया गया था। तो ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस सीरीज में ये देखना है कि किस एक्ट में कौन कौन से पॉइंट मेंशन्ड हैं और कौन कौन से अहम एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स किए गए। क्लियर? हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ वो पॉइंट्स देखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स किस किस एक्ट में मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्योंकि ये सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। बट हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857 और एक पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। क्योंकि हम जानते हैं 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को या ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था वो डिसोन किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली फिर इंडिया पे रूल करना शुरू किया था। क्लियर? तो उस टाइम पर जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स थे उसको हम पहले देखेंगे बिफोर 1857 और उसके बाद आफ्टर 1857। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो रेगुलेटिंग एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सबसे पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पर जो इंडिया पे रूल कर रही थी, उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप लिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी, देखिए, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रही थी वो पहले कॉमर्शियल बेस थी, मतलब वो बिजनेस करने आई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी रूलिंग्स एस्टेब्लिश की और धीरे धीरे वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ इस एक्ट के थ्रू कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंपनी के रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में का फाउंडेशन जो था वो इसी एक्ट के थ्रू डाला गया। मतलब इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक सूत्र जो सेंट्रल होगा उसी के ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी। तो इससे भी फाउंडेशन डाला गया। अब कौन कौन से फीचर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में वो देखते हैं। आपको फीचर्स ध्यान रखने हैं क्योंकि फीचर्स क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक फीचर रिमाइंड करना है। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस एक्ट के थ्रू इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल and created an executive council of 4 members to assist him।
द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। देखिए, इससे पहले, इस एक्ट के पहले जो बंगाल था उसमें उसका जो डेजिग्नेशन था वो गवर्नर ऑफ बंगाल था। क्लियर? उसको चेंज करके उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और ये आपको याद रखना है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। आपको नाम याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अनलाइक अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसीज वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। देखिए, इससे पहले, इस एक्ट के पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तीन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तीन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी और तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए एक सेपरेट गवर्नर हुआ करते थे। इस एक्ट के थ्रू जो बंगाल में जो प्रेसिडेंसी थी उसके जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको सेपरेट ना करके उन्हीं के अंडर कर दिया गया। मतलब अब जो पहले सेपरेट हुआ करते थे बॉम्बे, बंगाल और मद्रास के, वो अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो सबऑर्डिनेट बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ये भी इस एक्ट के थ्रू हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था, सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू किया गया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और तीन जजेस थे। तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इस एक्ट के थ्रू सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में इन 1774। नेक्स्ट अगर हम बात करें, it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives। मतलब इस एक्ट ने सर्वेंट्स जो थे कंपनी के, जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको कोई भी प्राइवेट ट्रेड करने से या उनको कोई भी प्रेजेंट या ब्राइब्स लेने से, लोकल से, मतलब बेसिकली इंडियन से, उस टाइम पर कोई भी ब्राइब्स या प्रेजेंट्स लेने से रोक दिया गया, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। मतलब इस एक्ट के थ्रू जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उनको ये आदेश दिया गया या कंट्रोल दिया गया कि वो अपनी रिपोर्ट्स, चाहे रेवेन्यू मैटर हो, सिविल मैटर हो या मिलिट्री मैटर हो, अफेयर्स हो, वो अपनी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोलिंग में आ गई। क्लियर? अब अगर हम बात करें, तो अभी हमने बात करी द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। क्लियर? तो इस एक्ट को आज हमने देखा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। इसमें कुछ जो फॉर्डर पॉइंट्स है वो आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया वो किनको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के थ्रू हुआ। क्लियर? और इस एक्ट के थ्रू ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की एक फाउंडेशन रखी गई। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की एक फाउंडेशन रखी गई, जब गवर्नर, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको सुप्रीम बना दिया गया, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको उनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। तो यहाँ पर आकर के हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे के एक्ट्स देखेंगे कि और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए। देखिए, इसमें फीचर्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन फीचर्स से। क्लियर? तो गाइज, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैं फैक्ट बेस्ड जीके के फ्रीक्वेंटली वीडियोस, रोज़ एक नया वीडियो डालता रहूँगा। एंड प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम नाउ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, नमस्कार।